Hello students, this is Neeraj Kumar Garg from GPC Bhundi, electronics lecturer, and now we will discuss about effect on stability of gain. हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था कि नेगेटिव एक बेसिक एम्पलीफायर है। बेसिक एम्पलीफायर में यदि आउटपुट का कुछ पार्ट फीडबैक नेटवर्क के थ्रू यदि इनपुट से जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए तो वो कौन सा एम्पलीफायर बन जाता है? वो फीडबैक एम्पलीफायर बन जाता है। फीडबैक एम्पलीफायर में क्या होता है, यदि पॉजिटिव फीडबैक लगाते हैं और अच्छा सफिशिएंट अमाउंट में यदि हम पॉजिटिव फीडबैक लगा देते हैं तो वो एक ऑक्सीलेटर में कन्वर्ट हो जाता है। और नेगेटिव फीडबैक लगाने से क्या होता है, हमने उसके कुछ एडवांटेज पढ़े थे कि गेन स्टेबल हो जाता है, गेन रिड्यूस जरूर होता है, गेन कम जरूर होता है थोड़ा, लेकिन स्टेबल हो जाता है। और क्या पढ़ा था हमने कि फ्रिक्वेंसी बैंडविड्थ बढ़ जाती है। बैंडविड्थ कैसे बढ़ती है कि जो लोअर फ्रिक्वेंसी है वो कम हो जाती है, जो हायर फ्रिक्वेंसी वो बढ़ जाती है। तो टोटल जो उनका डिफरेंस है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बराबर बैंडविड्थ अपनी बढ़ जाती है। तो हम ये दो चीज़ें देख चुके हैं कि बैंडविड्थ हमारी कैसे बढ़ी, वो भी हम देख चुके हैं, एंड गेन कैसे रिड्यूस होगा नेगेटिव फीडबैक के से, वो भी हम देख चुके हैं। नाउ हम पढ़ते हैं कि जो फीडबैक एम्पलीफायर की जो गेन की स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी कैसे होगी, वो गेन स्टेबल कैसे होगा। यदि अब हम बेसिक एम्पलीफायर की बात करें, एक फीडबैक एम्पलीफायर की बात करें, तो इन दोनों में गेन स्टेबल ज़्यादा किस में रहेगा, फीडबैक वाले में ज़्यादा रहेगा या बेसिक एम्पलीफायर में ज़्यादा रहेगा। बेसिकली हमको वो पढ़ना है। तो हमारा टॉपिक है फीडबैक ऑन स्टेबिलिटी ऑफ गेन, कि फीडबैक लगाने के बाद गेन की स्टेबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हमने लिखा हुआ है नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज द स्टेबिलिटी ऑफ गेन, मतलब जो गेन स्टेबिलिटी है वो नेगेटिव फीडबैक लगाने के बाद इंक्रीज हो जाएगी। अब वो कैसे इंक्रीज होगी, हम वो एक डेरिवेशन के थ्रू देखते हैं। ये इसका प्रूफ है कि वो प्रूफ क्या है। हमने पढ़ा था ए बराबर क्या होता है, क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप गेन हमने क्या पढ़ा था, ए अपॉन 1 प्लस बीटा। ए क्या है यहाँ पर, ओपन लूप गेन। यहाँ पर क्या था, ए अपना ओपन लूप गेन था, ये ओपन लूप गेन था, जिसको हमने ए बराबर, ये अपन ने इसको AOL भी बोला था। ओके, तो यहाँ पर AF या क्लोज लूप गेन बराबर क्या है अपना, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। यदि हम इसका अवकलन कर दें, इसका डिफरेंशिएशन कर दें या अवकलन कर दें विद रेस्पेक्ट टू ए, ओपन लूप गेन के रेस्पेक्ट में यदि हम इसका अवकलन कर दें तो अवकलन में क्या आता है अपना, बेसिकली देखिए दोस्तों, अवकलन में अपना क्या आएगा, ऐसे अपना होता है कि अपने को क्या दिया हुआ है अपना AF बराबर या ACL बराबर अपने को क्या दिया है अपना A अपॉन 1 प्लस बीटा ए दिया हुआ है। अब यदि ए के सापेक्ष इसका अवकलन करना है तो हम क्या करेंगे, डेल AF अपॉन डेल्टा ए बराबर, अब ये x अपॉन बाई के फॉर्मेट में है, x अपॉन बाई के फॉर्मेट में है। तो इसका अवकलन करने का तरीका क्या होता है, जैसे हम इसको लिखें ये m/n है, तो इसका अवकलन करने का फॉर्मूला क्या होता है अपना कि n को यहाँ रख के पहले तो अपन क्या करेंगे, इस m का a के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, माइनस फिर m को ऐसे कैसे रखेंगे, फिर n का इस a के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, अपॉन n का स्क्वायर कर देंगे। ये अपना फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे कि पहले जो अपना डिनोमिनेटर है उसको अपन 1 प्लस बीटा ए को ऐसे कैसे रख देंगे, ये क्या आएगा 1 प्लस बीटा ए, और ए का ए के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, क्योंकि अवकलन हमको ए के सापेक्ष करना है। तो डेल ए अपॉन डेल ए बराबर क्या हो जाएगा अपना 1 माइनस, फिर हम क्या कर देंगे, ऊपर वाली टर्म को ऐसे कैसे ही रखेंगे, ऊपर वाली टर्म क्या है अपनी ए, और किसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे अपन, डेल अपॉन डेल ए किसके सापेक्ष 1 प्लस बीटा ए का, लोअर पार्ट का, और नीचे अपन क्या लिख देंगे 1 प्लस बीटा ए का स्क्वायर। भाई जैसा हमने लिखा है ना नीचे एन, इसका नीचे वाली टर्म का स्क्वायर लिख देते 1 प्लस बीटा ए का। इससे क्या आएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आएगा 1 प्लस बीटा ए, माइनस यहाँ पर क्या बचा ए। अब डेल अपॉन डेल ए 1 प्लस बीटा ए का अवकलन करना है, तो ए का क्या है यहाँ पर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, ये तो हो जाएगा 0 प्लस। अब जब बीटा ए का अवकलन करेंगे तो बीटा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि फीडबैक फैक्टर है जिसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है 0 से 1 के बीच में, तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो हम बीटा को क्या लेंगे, बाहर लेंगे। अब ए के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 1 अपॉन, यहाँ पर क्या होगा 1 प्लस बीटा ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस बीटा ए माइनस ए इंटू बीटा, ए इंटू 0 0, बीटा इंटू ए, बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा ए का होल स्क्वायर। तो बीटा ए से बीटा ए कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये बचा यहाँ पर। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी ए से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी ए क्या है यहाँ पर ओपन लूप गेन। इसको अब हम अलग अलग करेंगे, तो अगर इसको हम इस तरह लिख सकते हैं क्या, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए। देखो ए रे से अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो एक ए तो अपन ने किसके ले लिया 1 प्लस बीटा ए के यहाँ,
ये लिख दिया ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए। अब नीचे क्या बचा 1 प्लस बीटा ए और इंटू ए, तो इसको अपन ए से इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर सकते हैं अपन। तो ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए क्या चीज़ है अपनी, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए क्या चीज़ है अपना, जो ऊपर अपने लिखा था ए एफ, ए अपॉन 1 प्लस बीटा ए क्या है अपना ए एफ। तो ए अपॉन 1 प्लस बीटा क्या था अपना ए एफ, ये क्लोज लूप गेन ए एफ इंटू क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस ए 1 प्लस बीटा ए। अब इसे को इसके नीचे ले आते हैं, तो ये क्या बचा ए एफ अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए। ठीक है, ऐसा कैसा ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये जो डेरिवेशन हमने करा है वो डेरिवेशन ऐसे कैसे ही है। तो लास्ट अपना रिजल्ट क्या आया था, डेल ए एफ अपॉन ए के सापेक्ष हम कर रहे थे बराबर ए एफ अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए। नेक्स्ट इसका टर्म क्या होगा हम नेक्स्ट देखते हैं। इसकी जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी, डेल ए एफ अपॉन ए एफ बराबर डेल ए अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। अब ये टर्म कैसे आई, देखिए अभी हमने इसको सॉल्व किया था और सॉल्व करने पर अपना फाइनल रिजल्ट क्या आया था, ए एफ अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए। ये अपना इसका फाइनल रिजल्ट था, 1 प्लस बीटा ए इसका फाइनल रिजल्ट था। ये लेकिन ये क्या था इसमें रिजल्ट हमने क्या निकाला था, ये था डेल ए एफ अपॉन डेल ए। तो हम यहाँ क्या लिख देते हैं डेल ए एफ अपॉन डेल ए। हमने इसमें क्या किया है कि जो ए एफ है इसको इधर ले आए और इस डेल ए को अपन इधर ले गए, जिसके बाद ये इक्वेशन बन के क्या आ गई अपनी, डेल ए एफ अपॉन ए एफ बराबर डेल ए अपॉन ए इंटू 1 अपॉन 1 प्लस बीटा ए। ये अपनी क्या आ गई इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पर क्या है कि डेल ए एफ अपॉन ए एफ बराबर डेल ए अपॉन ए, मतलब ये क्या है अपना क्लोज लूप गेन, ये क्या है अपना ओपन लूप गेन, ओपन लूप गेन विद रेस्पेक्ट टू ए, और ये क्या है क्लोज लूप गेन विद रेस्पेक्ट टू क्लोज लूप गेन, और 1 प्लस बीटा ए। तो अब 1 प्लस बीटा ए की वैल्यू हमको पता है कि कितनी होती है, 1 से ज़्यादा होती है। अगर ये 1 से ज़्यादा होगी इसका मतलब जो ये वाली वैल्यू है इससे कम आएगी, क्योंकि इस वाली वैल्यू में इसका भाग लगेगा, इसका भाग लगेगा तो ये वैल्यू कम आएगी। इट मीन्स डेल ए एफ अपॉन ए एफ लेस देन होगी डेल ए अपॉन ए से। तो डेल ए अपने क्या है ओपन लूप गेन और डेल ए एफ क्या है अपना क्लोज लूप गेन। इट मीन्स कि जो गेन की स्टेबिलिटी है फीडबैक लगाने के बाद, नेगेटिव फीडबैक लगाने के बाद जो गेन की स्टेबिलिटी है वो फीडबैक वाले में ज़्यादा आएगी बेसिक किसके कंपैरेटिवली, बेसिक एम्पलीफायर के कंपैरेटिवली। हमने क्या लिखा है, इफ़ गेन ऑफ बेसिक एम्पलीफायर चेंजेज बाई लार्ज अमाउंट, यदि बेसिक एम्पलीफायर का गेन लार्ज अमाउंट से चेंज होगा देन गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर चेंजेज बाई स्मॉल अमाउंट, वो स्मॉल अमाउंट से चेंज होगा। स्मॉल अमाउंट से चेंज क्यों होगा, क्योंकि बेसिक एम्पलीफायर का गेन यदि इस रेट से चेंज हो रहा है तो इसमें 1 प्लस बीटा का भाग लगाने पर जो रेट आएगी वो आएगी अपनी क्लोज लूप गेन के चेंज होने की। इसलिए नेगेटिव फीडबैक कैन मेक द गेन रिलेटिवली स्टेबल। बेसिक एम्पलीफायर के अगर हम रिलेटिवली देखा जाए या कंपेयर करें तो जो फीडबैक एम्पलीफायर है उसमें गेन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। नेक्स्ट हमने इसमें देखते हैं सेंसिटिविटी ऑफ फीडबैक। फीडबैक कितना सेंसिटिव होगा नेगेटिव के केस में, अगर हमने फीडबैक नेगेटिव लगाया तो कितना सेंसिटिव होगा। देखिए सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी होती है रेशियो ऑफ रिलेटिव चेंज इन गेन ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर एंड बेसिक एम्पलीफायर। मतलब फीडबैक एम्पलीफायर का जो रिलेटिव चेंज है अपॉन बेसिक एम्पलीफायर का जो रिलेटिव चेंज है। हम इसको ऊपर देख सकते हैं, यदि डेल एफ अपॉन एफ इस वाले क्वांटिटी को हम इधर ले आए तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन 1 प्लस बीटा है। वैसा कि वैसे ही इसमें क्या लिखा हुआ है, सेंसिटिव बराबर जब इस फॉर्मूले को मैंने अप्लाई करते हैं तो ये क्या था 1 अपॉन 1 प्लस बीटा है, मतलब सेंसिटिविटी घट जाएगी क्योंकि ये भाग लग रहा है 1 अपॉन 1 प्लस बीटा का भाग लग रहा है, इसलिए भी सेंसिटिविटी कम होगी। इसका मतलब गेन स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। बाहरी चीज़ों के प्रति अगर सेंसिटिविटी कम होगी तो उसकी चीज़ की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। स्टेबिलिटी इज स्मॉल, सेंसिटिविटी इज स्मॉलर, सेंसिटिविटी कम है इसका मतलब इट इंडिकेट्स बेटर स्टेबिलिटी ऑफ गेन, गेन की स्टेबिलिटी अच्छी होगी। इसमें देखते हैं कि अब जो नेगेटिव फीडबैक है, हमने 3 चीज़ों पर इसका इफेक्ट देख लिया है। नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट हम देख चुके हैं गेन पर कि गेन को कम कर देता है। दूसरा देख चुके हैं बैंडविड्थ पर कि बैंडविड्थ बढ़ा देता है, हायर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी बढ़ाता है, लोअर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी घटा देता है। तीसरा हम देख चुके हैं कि स्टेबिलिटी ये बढ़ा देता है। चौथी हम चीज़ देखते हैं नेगेटिव फीडबैक का जो इफेक्ट आएगा, इफेक्ट ऑन फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्सन। तो नेगेटिव फीडबैक क्या होता है, डिक्रीज फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्सन, मतलब फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्सन को ये कम कर देता है। फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्सन को कम कैसे करता है, क्योंकि हमने देखा था कि नेगेटिव फीडबैक में ये बैंडविड्थ बढ़ा देता है कि ये है अपनी फीडबैक, जब नेगेटिव फीडबैक अप्लाई कर चुके हैं उसके बाद की जो बैंडविड्थ है, और इससे पहले वाले की जो बैंडविड्थ थी वो बैंडविड्थ कुछ ऐसी थी। इससे पहले वाले की बैंडविड्थ कुछ इस प्रकार की आ रही थी, मतलब गेन तो ज़्यादा था लेकिन इसकी बैंडविड्थ कम थी। जब गेन कम हुआ नेगेटिव फीडबैक लगाने से लेकिन बैंडविड्थ बढ़ गई, तो बैंडविड्थ बढ़ने से क्या हुआ, क्या लिखा हुआ है, नेगेटिव फीडबैक इंक्रीजेज बैंडविड्थ एंड देयरबाय एम्पलीफायर कैन प्रोवाइड कॉन्स्टेंट और यूनिफॉर्म एम्पलीफिकेशन टू ए वाइडर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी। इट मीन्स
कि जो एम्पलीफायर है वो वाइडर रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी तक, ज़्यादा रेंज ऑफ फ्रिक्वेंसी तक एक कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है, कांस्टेंट एम्पलीफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ये डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्शन, इसलिए फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्शन को कम कर देता है। तो नेगेटिव जो फीडबैक है उसकी हम 4 कैटेगरीज पढ़ सकते हैं। गेन को कम करता है, बैंडविड्थ बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी गेन स्टेबिलिटी बढ़ा देता है, और दूसरा फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्शन को कम कर देता है। एक आता है इसमें हार्मोनिक डिस्टोर्शन। तो दोस्तों हार्मोनिक डिस्टोर्शंस क्या होते हैं कि जो एक्स्ट्रा फंडामेंटल हार्मोनिक्स के अलावा जो एक्स्ट्रा हार्मोनिक्स आ जाते हैं उनकी जो संख्या है, जो डिस्टोर्शन हार्मोनिक डिस्टोर्शन है उसको भी नेगेटिव फीडबैक अपना कम कर देता है। हार्मोनिक डिस्टोर्शन के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर की। फीडबैक एम्पलीफायर्स कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों फीडबैक एम्पलीफायर 4 प्रकार के होते हैं। और जो फीडबैक एम्पलीफायर के प्रकार है वो किस प्रकार डिसाइड होते हैं? वो डिसाइड होते हैं कि जो फीडबैक अपना जो नेटवर्क है वो इनपुट के साथ और आउटपुट के साथ किस अवस्था में जुड़ा हुआ है, पैरेलल उनके साथ कनेक्टेड है या सीरीज में कनेक्टेड है। यहाँ पर आउटपुट के साथ जो फीडबैक नेटवर्क है वो सीरीज में भी कनेक्ट हो सकता है, पैरेलल भी कनेक्ट हो सकता है। पैरेलल को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? शंट कनेक्शन। इसी प्रकार इनपुट जो टर्म इनपुट है उसके साथ भी ये शंट कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन में हो सकता है या फिर सीरीज में हो सकता है। इस आधार पर फीडबैक एम्पलीफायर को 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है, हम जस्ट एक इसका ओरल व्यू देख लेते हैं कि पहला जो इसका टाइप होता है वो होता है शंट फीडबैक। शंट फीडबैक का मतलब क्या है? आउटपुट में भी ये जो फीडबैक नेटवर्क है वो आउटपुट में भी पैरेलली जुड़ा हुआ है और इनपुट में भी ये पैरेलली जुड़ा हुआ है। इसको अपन बोल सकते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक भी इसको बोलते हैं। तो हम इसका पहला जो प्रकार हुआ उसका कौन सा प्रकार हुआ? शंट फीडबैक। इसी में हम दूसरा जो टाइप देखते हैं, दूसरा टाइप अपना क्या होगा? दूसरा टाइप होगा अपना शंट सीरीज़ फीडबैक। शंट सीरीज़ फीडबैक में क्या होगा कि शंट है अपना इनपुट अपना पैरेलल कनेक्शन में, सीरीज़ या सीरीज़ कनेक्शन में। इसका मतलब जो फीडबैक नेटवर्क है वो आउटपुट के साथ सीरीज कनेक्शन में जुड़ा हुआ है और जो इनपुट है उसके साथ शंट कनेक्शन या पैरेलल कनेक्शन में जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार हमने 2 फीडबैक एम्पलीफायर्स के टाइप देखे। पहला क्या था? शंट फीडबैक, जब इनपुट और आउटपुट के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। दूसरा टाइप हमने देखा शंट सीरीज फीडबैक। इसका मतलब इनपुट के साथ पैरेलल कनेक्शन है, आउटपुट के साथ सीरीज कनेक्शन है। इसी प्रकार हम तीसरा जो देखेंगे वो आएगा सीरीज शंट फीडबैक। इसका मतलब यहाँ पर सीरीज कनेक्शन होगा और यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन होगा। तो ये कौन सा कनेक्शन हो जाएगा इसका? सीरीज शंट फीडबैक। उसका भी हम डायग्राम देख लेते हैं। ये है अपना सीरीज शंट फीडबैक, इसको हम वोल्टेज सीरीज फीडबैक भी बोलते हैं। इसमें देखो कि जो इनपुट है अपना वो है सीरीज कनेक्शन में है और जो आउटपुट है वो अपना शंट कनेक्शन में है। तो इस वाले फीडबैक को हम क्या बोलेंगे? सीरीज शंट फीडबैक। अब हमको एक जो लास्ट टाइप है फीडबैक एम्पलीफायर का, वो लास्ट टाइप फीडबैक एम्पलीफायर का कौन सा होगा? वो होगा सीरीज फीडबैक। इसको हम बोलते हैं करंट सीरीज फीडबैक भी हम इसको बोलते हैं। इसमें क्या है कि इनपुट के साथ भी जो फीडबैक नेटवर्क है वो सीरीज में कनेक्टेड है, इनपुट के साथ भी इससे कनेक्टेड है और आउटपुट के साथ भी ये सीरीज से कनेक्टेड है। इस प्रकार जो फीडबैक एम्पलीफायर से इनके 4 टाइप होंगे और 4 टाइप किसके आधार पर डिसाइडेड है कि जो फीडबैक नेटवर्क है वो इनपुट और आउटपुट के साथ किस तरह से कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है या सीरीज कनेक्टेड है। उस आधार पर हमने इसको 4 भागों में बांट दिया है। वो 4 भाग वापस में एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला हमने पढ़ा था शंट फीडबैक, दूसरा हमने पढ़ा था शंट सीरीज फीडबैक, थर्ड हमने पढ़ा था सीरीज शंट फीडबैक और चौथा हमारे पास जैसा कि हमको दिख रहा है सीरीज फीडबैक। इस तरह से फीडबैक एम्पलीफायर्स के 4 टाइप्स हैं। तो दोस्तों हमने फीडबैक एम्पलीफायर के बारे में एक बेसिक जानकारी ली है कि फीडबैक क्या होता है, फीडबैक कितने प्रकार का होता है, पॉजिटिव फीडबैक लगाने से एम्पलीफायर ऑक्सीलेटर की तरह काम करता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। नेगेटिव फीडबैक लगाने से एम्पलीफायर की कैरेक्टरिस्टिक्स पर क्या क्या फ़र्क आता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ रखे हैं। मैं एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि गेन कम हो जाता है, गेन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। गेन कम होता है लेकिन गेन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, बैंडविड्थ बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंसी डिस्टोर्शन कम हो जाता है, हार्मोनिक डिस्टोर्शन भी कम हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़े थे कि टाइप्स ऑफ फीडबैक कितने प्रकार के होते, फीडबैक एम्पलीफायर्स कितने प्रकार के होते हैं, वो हम 4 प्रकार के होते हैं। तो गाइज़ हमारे ये एक बेसिक जानकारी थी फीडबैक एम्पलीफायर्स को लेकर। तो थैंक यू। जो भी इसके आगे भी जो नेक्स्ट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़, थैंक यू वेरी मच।